देखो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं, तो तीन लॉज हैं न्यूटन के। तो सबसे पहला लॉज क्या है इसका, तो बहुत सारे स्टेटमेंट मिलते हैं बुक्स में, आप बहुत सारा पढ़ते हो उसके बारे में कि इनर्शिया और ये सब, बट सब एक ही लाइन है बेटा, दो तीन लाइनों में पूरा लॉज आ गए इसके। ठीक है, उसमें सारी चीजें ऑलरेडी जितना भी आप पढ़ते हो ना, वो की डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, रेस पर है तो रेस पर है, सब एक ही चीज है कि कोई भी अपना वी वेक्टर चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, नो वन वांट्स टू चेंज इट्स वेलोसिटी वेक्टर, दिस प्रॉपर्टी आपकी है, वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, आपको कोई इनर्शिया तो आपको कहीं डिफाइन करना नहीं, आप समझदार हो गए। ठीक है, तो आपने जितना बुक्स में पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, एससी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा वो शुरू में डिस्क्राइब करते हैं, बट सबका समरी यही है। ठीक है ना, कि इनर्शिया वही है कि कोई भी अपना वी वेक्टर चेंज नहीं करना चाहता। वी वेक्टर हमको पता है तो हम क्यों वो सब पढ़े। ठीक है ना, वो बेसिकली 9 क्लास की बुक में बहुत सारा लिखा होता है, इनर्शिया ये और वो ये। ठीक है, तो सारी दुनिया का लॉ यही है कि कोई अपना वी वेक्टर चेंज नहीं करना चाहता। अगर आपको ये वी वेक्टर चेंज करनी है तो थिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज वी वेक्टर दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो न्यूटन ने अपने सबसे पहले लॉ में यही डिफाइन किया था कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स वो चीज है जो कि ऑब्जेक्ट्स का, पार्टिकल्स का वी वेक्टर चेंज करता है। अगर फोर्स नहीं होगा तो वी वेक्टर चेंज नहीं होगा। कोई रेस पर है तो फिर सब चीजें आ जाएंगी इसमें, आप कुछ समझदार हैं आप लोग। वी वेक्टर बहुत क्लियर कर चुके हैं हम काइनेमेटिक्स में, इसलिए आप इसका इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। ठीक है ना, कि फर्स्ट लॉ इतना सही है, अब लिखने को उस पर कितनी भी कहानी लिख। ठीक है, बट फर्स्ट लॉ है यही कि कोई भी दुनिया में अपना वी वेक्टर चेंज नहीं करना चाहता, और जिस चीज को आप इसको चेंज करने के लिए यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ने क्या करा, डिफाइन कर दिया फोर्स को। पूरे लॉज इसके तीनों फोर्स के अबाउट ही हैं। ठीक है, बाकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब आप ऑलरेडी कर चुके हैं सारी चीज। ठीक है, तो सबसे पहले इसने फोर्स को डिफाइन कर दिया है कि फोर्स क्या है। अब ये उसको क्वांटिफाई करेगा, कि पता भी तो होना चाहिए कितना फोर्स लगने पर कितना वेलोसिटी में चेंज आएगा, ये भी तो बताओ, क्योंकि आप कह रहे हो कि एक चीज है जो कि वेलोसिटी को चेंज करती है। ठीक है, वो कितना लग के कितना चेंज करेगी, तो उसने फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। फिर उसने एक इनर्शिया का पैरामीटर भी निकाला, मास जिसको कहते हैं। ठीक है, अब जैसे भी करे होंगे उसने, कैसे करे तो वही जाने, बट हमारे पास तो फाइनली इस चैप्टर के लिए एक ये लॉ निकल के आ जाता है। ठीक है ना, कि इनर्शियल फ्रेम की बात अपन बाद में करेंगे, अभी जस्ट डेफिनेशन कंप्लीट रहे इसलिए मैंने लिख दिया है। ठीक है ना, पहले आप ये, अभी ये सब हम ग्राउंड से ही देख रहे हैं, तो सब वो ग्राउंड पर फिक्स पॉइंट हमेशा इनर्शियल है, आप ये मान के चलो। ठीक है, ग्राउंड पर कोई भी फिक्स पॉइंट है तो वो आपका क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है। ग्राउंड पर कोई भी जो फिक्स पॉइंट है दैट इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो ऐसे किसी भी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में एक्सलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ए वेक्टर, तो उसके लिए आपको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। सम तो लॉ क्या निकल के आया, समीशन एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, हियर एम इज कॉल्ड मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अगर मास ज्यादा होगा तो सेम एक्सलेरेशन के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ये रिलेशन हमको यही बता रहा है। ठीक है, बट आप हमेशा किसी भी बॉडी के एक्सेलरेशन को फोर्स से ही रिलेट करोगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, अभी ये फोर्स कहाँ कहाँ से लग सकते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, सब अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट लॉ हमको यही कह रहा है कि अगर फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, और एक्सेलरेशन है तो डेफिनेटली फोर्स लग रहा होगा। ये लॉ है संसार का जिसे आज तक कोई नहीं बदल पाया। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, सॉरी यहाँ पे रेट नहीं बोलेंगे, रेट अपन मोमेंटम में बात करेंगे। यहाँ पर सेकंड लॉ हम कैसे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कि किसी भी पार्टिकल पर लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर के बराबर है। ठीक है, तो सेकंड, ये मैंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं सही करता ही नहीं, मुझे याद रहता ही। तो ये सेकंड लॉ क्या है आपका, गिव्स द क्वांटिफाई, क्वांटिफाई करता है, तो सेकंड लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है ना, गिव्स द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो भी है, गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ये ध्यान रखें आप, फर्स्ट लॉ ने आपका डिफाइन करा था, सेकंड लॉ ने मैग्नीट्यूड बता दिया। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो यही है कि एक पार्टिकल है आपका भी,
ठीक है, एक पार्टिकल या पॉइंट मास है 2 kg का, 2 परपेंडिकुलर फोर्सेज उस पर लग रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा एक्सलरेशन कितना है। तो हम वेक्टर्स में इतना ऐड कर चुके हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है कि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो 2 न्यूटन 1 न्यूटन दोनों 90 डिग्री के बीच का एंगल है, तो ये मैग्नीट्यूड कितना हो गया, √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना निकल के आया, √5 निकल गया। ठीक है, तो दिस √5 इज इक्वल टू 2 इंटू ए आएगा। तो यहाँ पर एक्सलरेशन कितना आ गया, √5/2 आ गया एक्सलरेशन। ठीक है, ये एक्सलरेशन कितना आ गया, √5/2 आ गया। तो इस तरह से हम निकाल देंगे बेटा, फोर्सेज गिवन होंगे, एक्सलरेशन पूछेगा, उसके लिए ये लॉ है, तो आप तुरंत एक्सलरेशन हमेशा निकाल सकते हैं। ठीक है ना। और अगर बोलेंगे कि पार्टिकल रेस्ट पर था इनिशियली, तो फिर दोनों फोर्सेस लगाएं तो वो इसी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट कर दें। If initial particle was at rest, then it will move at angle theta with the 2 Newton. तो थीटा कितना होगा ये निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है एक बच्चे के लिए। tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 1/2 आ। ठीक है, तो ये दो लॉ थे, बहुत ही सिंपल टर्म्स में इतना ही है बस। ये एक आपका v वेक्टर चेंज करने के लिए जो चीज रिक्वायर्ड है, दैट इज फोर्स कितना चेंज करेगी, दैट इज द एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ठीक है, थर्ड लॉ आपका क्या करेगा, फर्स्ट लॉ ने डिफाइन करा, सेकंड ने क्वांटिफाई कर दिया, थर्ड लॉ किसके लिए है। ठीक है, थर्ड लॉ जो है वो आपका वो बताने के लिए एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल। ठीक है, थर्ड लॉ आपका एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल बताने के लिए कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस लॉ की इंपॉर्टेंस ये है कि ये ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे रखते हैं, नहीं तो आप कहते हो सर फोर्स तो कैंसिल ही हो गए, फिर कोई फोर्स ही नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये सरफेस इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रही है, उसका रिएक्शन फोर्स है कि ये ब्लॉक इस सरफेस पे लगा रहा है, उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना। आपकी ये दीवार है, आप कह रहे हो कि मैंने इसको धक्का मारा, ठीक है ना, तो आप इसको मान लो हैंड से पुश कर रहे हो, तो दीवार पे फोर्स लगा रहे हो, दीवार उतना ही फोर्स आप पे लगा रही, दीवार खुद दीवार पे थोड़ी नहीं लगा रही, दीवार पे फोर्स आ रहा है कि नहीं आपका, ऐसे आप पे भी दीवार का फोर्स आ रहा है। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन में मेन मिस्टेक यही होती है, आपको याद तो कर लेते हैं कि एवरी एक्शन ऑलवेज देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते, पहले ने दूसरे पे लगाया तो दूसरा पहले पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये एक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ये 3 प्रिंसिपल हैं, काफी सिंपल है, अब हमको अप्लाई करना मेनली सीखना है इसको। ठीक है, कोई डाउट किसी का यहाँ तक तो बताइए। 1 मिनट सर वो रुकिए, आपने हाँ बोलिए, बोलिए बेटा बोलिए। सर वो आपने सेकंड लॉ में स्टार्टिंग में क्या एक्सप्लेन किया था? सेकेंड लॉ के स्टार्टिंग में मैंने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बाद में बताऊंगा, ये कहा था। ठीक है, अभी जो हम सब कुछ देख रहे हैं वो ग्राउंड पे कोई फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में सारी मोशन देख। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल पर नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, मास इनटू एक्सलरेशन वेक्टर के बराबर होगा। और कुछ नहीं बताया था बेटा, आगे देखेंगे, कुछ आता है तो फिर बताओ। ठीक है, आप बताओ, आपको कुछ याद आ रहा है कुछ। जैसे ये 3 फोर्सेज हैं, तो इन सारे का वेक्टर एडिशन कर देंगे, तो मास ऑफ द पार्टिकल इनटू ए वेक्टर, तो ए वेक्टर निकलते हैं। बताइए, इनसे और कोई डाउट तो नहीं आ रहा है आपको, बताइए बेटा। नो सर। चलिए, अब 1 मिनट रुकिए, कॉल कर लो, एक कॉल।